गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट की मॉडलिंग। ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को ऑलरेडी मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है ब्रीफली, और इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता ही है कि इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का हम मॉडल ही क्यों करें, इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की जरूरत क्या है। तो इक्विवेलेंट सर्किट जब तक हम ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिकली मॉडल नहीं करेंगे, उसका इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनाएंगे, तो हमें कोर में जाने वाले करेंट्स की कोर में कौन कौन करेंट्स जा रहे हैं, लाइक ये कोर जो बना हुआ है, इस कोर में कौन कौन से लॉसेज हैं, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस को ओवरकम करने के लिए कौन सा करंट जा रहा है, कोर में फ्लक्स अगर फ्लो कर रहा है, कोर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब आप प्राइमरी करंट देते हैं तो कोर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोर में एक फ्लक्स डेवलप होता है, वो फ्लक्स किस करंट के थ्रू डेवलप हो रहा है। दूसरा, कोर में फ्लक्स के रिवर्सल के कारण हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेज होते हैं, वो लॉसेज कौन करंट्स उनको इनकाउंटर कर रहा है, कौन सा करंट्स उन लॉसेस को सप्लाई कर रहा है। तो ये जानना कि कोर में कौन कौन से करंट्स हैं, जब तक आप उस करंट्स को नहीं जानेंगे आप लॉसेज असर्टेन नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप ट्रांसफार्मर के लॉसेज असर्टेन नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफार्मर के अदर पैरामीटर्स लाइक ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, ट्रांसफार्मर का आगे वोल्टेज रेगुलेशन, ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अनटिल और अनलेस आप ट्रांसफार्मर के कोर के करंट्स को और करंट्स के बाद उसमें होने वाले लॉसेज को ना जान पाए। तो उसके लिए ट्रांसफार्मर के कोर के करंट को जानने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर पैरामीटर्स को आपको जानना पड़ेगा, और उसके लिए ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिकली मॉडल करना पड़ेगा रेसिस्टेंस रिएक्टेंस के टर्म्स में। तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर की मॉडलिंग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसफार्मर की मॉडलिंग करते वक्त हम किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ट्रांसफार्मर की मॉडलिंग करते वक्त हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ट्रांसफार्मर में सारे पैरामीटर्स, प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, प्राइमरी का रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, सेकेंडरी का रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस, और कोर जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के साथ म्यूचुअली कॉमन है, म्यूचुअली शेयर हो रहा है। तो आप कोर को इधर प्राइमरी साइड में भी बना सकते हैं, इधर सेकेंडरी साइड में भी बना सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट हम दो तरीके से बना सकते हैं, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड तो है ही है। कोर को हम इधर प्राइमरी साइड में दिखा सकते हैं या सेकेंडरी साइड में दिखा सकते हैं। तो जब आप कोर को प्राइमरी साइड में दिखाएंगे तो उसको कहा जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर्ड टू प्राइमरी। अगर आप इसी कोर को सेकेंडरी वाइंडिंग की साइड में दिखाएंगे तो उसको कहा जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर्ड टू सेकेंडरी। तो अब डिपेंड करता है आप कोर को प्राइमरी साइड में दिखाएं या सेकेंडरी साइड में दिखाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कोर को प्राइमरी साइड में दिखाएंगे तो फिर केवल कोर पूरे ट्रांसफार्मर को आपको प्राइमरी से ही दिखाना पड़ेगा, सेकेंडरी पार्ट आप उसका नहीं दिखाएंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग वाला साइड नहीं दिखाएंगे। अगर आप ट्रांसफार्मर को कोर को सेकेंडरी साइड में दिखाते हैं, मतलब अगर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी ड्रॉ करते हैं, तो पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर को उसके सेकेंडरी साइड से ही दिखाना पड़ेगा, प्राइमरी साइड से प्राइमरी वाइंडिंग उसमें नहीं दिखाएंगे, नहीं शो किया जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि कोर को तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में से किसी साइड पे मॉडल कर सकते हैं, इधर प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सपोज कीजिए कोर को आपने यहां प्राइमरी साइड में मॉडल कर दिया। अब इस ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को देखते हैं। यहां इस ट्रांसफार्मर में, एक्चुअल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी का रेसिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, फिर सेकेंडरी का रेसिस्टेंस है और रिएक्टेंस है। अब हमने सपोज कीजिए कि इसको मॉडल करना है इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड में। तो अब हम प्राइमरी साइड का को बना लेते हैं, प्राइमरी का रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, और कोर चूंकि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के साथ लिंक कर रहा था तो कोर को हमने यहां पे रेफर टू प्राइमरी में प्राइमरी के साथ बना दिया। अब ये तो बन गया रेफर टू प्राइमरी, लेकिन उस दौरान ये जो सेकेंडरी के रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस है, इनके साथ हम क्या करें। क्योंकि अब आपके साथ कांस्टेंट ये है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी, इट मींस you need not to show any secondary side, any parameters of the secondary side। आपको सेकेंडरी साइड का कोई पैरामीटर अब नहीं दिखाना है। तो अब आप R2 और X2 को क्या करेंगे। क्या सेकेंडरी साइड में R2 और X2 सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है? वो भी तो पार्ट है, लेकिन अब आपको सेकेंडरी साइड नहीं दिखाना है, अब आपको ये वाला साइड नहीं दिखाना है, आपको केवल और केवल प्राइमरी साइड ही दिखाना है ट्रांसफार्मर का। तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है, आप ये बताएं कि अगर आपको ट्रांसफार्मर को प्राइमरी साइड से ही दिखाना है, अब आपको इसको सेकेंडरी साइड दिखाना ही नहीं है, तो प्राइमरी का तो रेसिस्टेंस रिएक्टेंस लगा दिए, कोर भी हमने लगा दिया, तो सेकेंडरी का रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस भी तो ट्रांसफार्मर का पार्ट है, इसको हटा तो नहीं सकते हैं, उसको प्राइमरी में ही लाके दिखाना पड़ेगा। तो इस चीज को हम कैसे दिखाएंगे। तो इस चीज को दिखाने के लिए हम इस रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस को प्राइमरी में रेफर करेंगे, प्राइमरी में लेके आएंगे। मतलब इस रेसिस्टेंस R2 को, ये वाला जो रेसिस्टेंस R2 है, इसको हम यहां से उठाएंगे और यहां पे प्राइमरी में लेके आएंगे। ये वाला रिएक्टेंस X2 जो है, इस X2 को भी यहां से उठाएंगे और हम इसको प्राइमरी में लेके आएंगे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जब R2 और X2 को, इन दोनों रेसिस्टेंसेस को हम
प्राइमरी साइड पर रेफर करेंगे, प्राइमरी साइड में लेके आएंगे, तो इन दोनों रेसिस्टेंस और रिएक्टेंसेस की वैल्यू क्या होगी? क्या वो सेम रहेगी? नहीं, सेम नहीं रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स, इधर नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इधर नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। दोनों नंबर ऑफ टर्न्स में चूंकि डिफरेंस है, इसलिए वैल्यू भी जब सेकेंडरी साइड से प्राइमरी में आएगा तो सेम नहीं रहेगा। तो सब अब ये डिस्कशन का सब्जेक्ट है कि जब हम R2 को लेके प्राइमरी साइड में आएंगे और X2 को लेके प्राइमरी साइड में आएंगे तो इनकी वैल्यूज किस तरीके से चेंज करेगी। तो सपोज कीजिए कि R2 को हम प्राइमरी साइड में लेके आते हैं और नई वैल्यू हम इसको देते हैं R2 डैश, और X2 को भी प्राइमरी साइड में लेके आते हैं और उसको नई वैल्यू देते हैं X2 डैश। तो अब प्राइमरी साइड में टोटल कितने रेसिस्टेंस हो गए? पहले से इसका प्राइमरी रेसिस्टेंस R1 था और अब एक नया रेसिस्टेंस जो कि R2 प्राइमरी साइड में रिफ्लेक्ट होकर आया है और उसका नया वैल्यू है R1 डैश। तो अब टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया? R1 डैश प्लस R1। जो टोटल रेसिस्टेंस बनेगा प्राइमरी का वो R1 प्लस R2 डैश। ठीक है। अब रिएक्टेंस की बात करें तो सेकेंडरी का रिएक्टेंस X2 था। अब सेकेंडरी के रिएक्टेंस को हमने क्या किया, यहां से X2 को उठा के हम प्राइमरी साइड में लेके आए और नई वैल्यू इसके आगे X2 डैश। तो इस X2 डैश और पहले से ऑलरेडी हमारा प्राइमरी में रिएक्टेंस X1 था, तो ये X1 और ये X2 डैश, ये दोनों एड ऑन होके एक नया रिएक्टेंस प्राइमरी साइड का बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे X01। सिमिलरली R1 जो कि प्राइमरी साइड का रेसिस्टेंस था और R2 जो प्राइमरी साइड में आगे R2 डैश हो गया, तो R1 और R2 डैश दोनों मिला के प्राइमरी का एक टोटल नया रेसिस्टेंस बनाएंगे R01। जब हम R01 की बात करेंगे इसका मतलब ये टोटल प्राइमरी रेसिस्टेंस है रिफर्ड टू प्राइमरी साइड, मतलब जिसमें दोनों का सम है, ये R1 पे है प्लस R2 की रेफर्ड वैल्यू का सम है। उसी तरीके से X2 डैश जो X2 की रेफर्ड वैल्यू और पहले से इसमें X1 था, दोनों का सम हो गया X01। तो X01 की अगर बात करें तो ये टोटल रेफर्ड रिएक्टेंस है रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, रेफर्ड रिएक्टेंस है। R01 एक रेफर्ड रिएक्टेंस है जो कि सम किसका है? R1 जो कि ऑलरेडी प्राइमरी रेसिस्टेंस था और R2 का जो रेफर्ड वैल्यू है R2 डैश उसका सम है। उसी तरीके से X01 एक रेफर्ड प्राइमरी रिएक्टेंस है जो कि सम किसका होगा? जो कि ऑलरेडी रिएक्टेंस X1 और X2 की जो रेफर्ड वैल्यू है X2 डैश, उस दोनों का सम होगा। तो X01 क्या हो जाएगा? X1 जो कि ऑलरेडी था प्राइमरी का और X2 की रेफर्ड वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि जो रेफर्ड वैल्यू है, जैसे रेफर्ड किया हमने X2 को ट्रांसफर किया प्राइमरी साइड में तो X2 डैश हो गया और R2 को प्राइमरी साइड में रेफर करने से ये R2 डैश हो गया। तो अब इन दोनों की वैल्यूज क्या है? तो इन दोनों की वैल्यू होती है, यहां हम देख सकते हैं इन दोनों की वैल्यू है, जब हम R2 को प्राइमरी साइड में रेफर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? R2 डैश इज इक्वल टू रेसिस्टेंस क्या था? एक्चुअल रेसिस्टेंस क्या था? किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? तो R2 को ही ट्रांसफर किया जा रहा है। तो जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं वो R2 मल्टीप्लाइड बाय किस साइड ट्रांसफर कर रहे हैं? तो हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं किस साइड पे? तो हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं प्राइमरी साइड पे। तो प्राइमरी का टर्न डिवाइडेड बाय सेकेंडरी का टर्म उसका होल स्क्वायर। तो सिंपली R2 इंटू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से जब X2 को उठा के यहां से हम रेफर करेंगे प्राइमरी साइड में, X2 को यहां से उठा के हम प्राइमरी साइड में रेफर करेंगे तो ये हो जाएगा X2 डैश। X2 डैश की वैल्यू क्या हो गई? तो X2 डैश इज इक्वल टू रेफर किसको किया जा रहा है? तो रेफर किया जा रहा है X2 को। तो जिसको किया जा रहा है उसको लिखिए X2 इंटू किस साइड में किया जा रहा है? N1 साइड में किया जा रहा है, मतलब प्राइमरी साइड में किया जा रहा है। तो पहले उसको लिखिए प्राइमरी का टर्न N1 और बाई N2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से R2 डैश और X2 डैश की वैल्यू निकल गई। ऑलरेडी हमें R1 और X1 पहले से मालूम था। तो अब नया रेसिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी क्या हो जाएगा? R01 जो कि सम होगा R1 और प्लस R2 डैश जो कि ऑलरेडी हम यहां कैलकुलेट कर चुके हैं। N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स हमें मालूम होगा, ऑलरेडी सेकेंडरी का रेसिस्टेंस हमें मालूम होगा। तो R2 डैश भी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा इस रिलेशन से। तो R2 डैश जो हमारा है, तो इस तरीके से प्राइमरी का टोटल रेसिस्टेंस जो है R01 हो जाएगा R1 प्लस R2 डैश। उसी तरीके से रिएक्टेंस हो जाएगा प्राइमरी का रेफर्ड रिएक्टेंस X01 जो है वो हो जाएगा X1 प्लस X2 डैश जो कि रेफर्ड वैल्यू है। अब देखिए इक्विवेलेंट सर्किट यहां हमने ड्रॉ कर दिया। हमने क्या किया? R1 और X1 ऑलरेडी पहले से यहां बना दिया, फिर R2 को रेफर करके लेके आए यहां प्राइमरी में। तो प्राइमरी में लेके आए तो यहां लिखा R2 डैश, फिर X2 को रेफर करके लेके आए यहां पे प्राइमरी में, तो हमने लिखा यहां X2 डैश। यहां हमने दिखा दिया कि अब टोटल रिएक्टेंस प्राइमरी का क्या हो गया? X2 और X1 का सम, X2 और X2 डैश का जो रेफर्ड वैल्यू उसका सम, तो उसको हमने नाम दिया रेफर्ड
रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड X01, ये रेफर्ड रिएक्टेंस है टोटल प्राइमरी का। उसी तरीके से जब हम R2 को प्राइमरी साइड में लेके आए तो उसकी वैल्यू हुई R2 डैश, जो कि R2 डैश हमने यहां दिखा दिया है, और ऑलरेडी प्राइमरी का रेसिस्टेंस R1 था। अब दोनों को हमने सम करके यहां पे दिखा दिया, रेफर्ड रिएक्टेंस टोटल रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी R01 रेफर्ड रिएक्टेंस इक्वल टू R1 जो कि एग्जिस्टिंग था, और R2 की जो रेफर्ड वैल्यू प्राइमरी में आके हो गई R2 डैश, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। इस तरीके से वो दोनों का सम हो गया, और कोर को हमने यहाँ पे प्राइमरी में मॉडल कर दिया, दिखा दिया। ये आप प्राइमरी में भी दिखा सकते हैं, सेकेंडरी में भी दिखा सकते हैं। इसी तरीके से आप कोर को, अब देखिए, अब ट्रांसफार्मर को पूरी तरीके से हमने एक साइड प्राइमरी से ही शो कर दिया, इसमें सेकेंडरी दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेकेंडरी का ऑलरेडी रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस हमने प्राइमरी में ले लिया है। तो अब इस सेकेंडरी वाइंडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही, इसको क्लोज कर दिया, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस का इंपैक्ट ऑलरेडी हमने प्राइमरी साइड में कंसीडर कर लिया है, यहाँ पे R2 डैश और X2 डैश के टर्म में कंसीडर कर लिया है हमने। तो अब सेकेंडरी साइड इज नेग्लेक्टेड, सेकेंडरी साइड का अब कोई मायने नहीं रह गया। तो इस पूरे ट्रांसफार्मर को आपने केवल प्राइमरी साइड से ही दिखा दिया। ये है रेफर्ड प्राइमरी, रेफर्ड प्राइमरी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी। इसी तरीके से आप इसको सेकेंडरी में भी रेफर कर सकते हैं। सेकेंडरी में रेफर करने के लिए क्या करना होगा आपको, सेकेंडरी में जब आप रेफर करेंगे तो ये R1 वाली जो वैल्यू है वो सेकेंडरी साइड में जाके क्या बन जाएगी, R1 डैश। X1 वाली जो वैल्यू है वो सेकेंडरी साइड में क्या जाके बन जाएगी, X1 डैश। और ऑलरेडी सेकेंडरी साइड में एक रिएक्टेंस, एग्जिस्टिंग रिएक्टेंस होगा, जो कि सेकेंडरी का रिएक्टेंस R2 होगा, और सेकेंडरी का रेसिस्टेंस R2 होगा, और सेकेंडरी का रिएक्टेंस X2 होगा। तो अब जो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा सेकेंडरी का, वो किसका सम हो जाएगा, R1 डैश जो कि आप प्राइमरी से लेके गए हैं, और R2 जो कि इसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेसिस्टेंस था, इस दोनों का सम हो जाएगा। इसको ऐड करके आप क्या लिखेंगे, R02। R02 का मतलब रेसिस्टेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी, जो कि सम होगा, ये किसका सम होगा, ऑलरेडी जो रेसिस्टेंस होगा सेकेंडरी साइड का R2, और प्लस जो आप रेफर करके प्राइमरी से लेके जा रहे हैं R1 डैश। उसी तरीके से रिएक्टेंस भी हो जाएगा, रिएक्टेंस को भी आप ट्रांसफर कर लीजिए। प्राइमरी का रिएक्टेंस X1 जब सेकेंडरी में जाएगा तो बनेगा X1 डैश, और ऑलरेडी सेकेंडरी का रिएक्टेंस, सेकेंडरी का एग्जिस्टिंग रिएक्टेंस X2 होगा। जब आप दोनों को ऐड करेंगे सेकेंडरी में तो ये हो जाएगा X02। X02 का मतलब है रिएक्टेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी, जो कि सम होगा X2 का, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिएक्टेंस है सेकेंडरी का, और प्लस X1 जो प्राइमरी से आप लेके जा रहे हैं उसकी रेफर्ड वैल्यू X1 डैश। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, जब आप रेसिस्टेंस को रेफर करेंगे, R1 डैश निकालेंगे, तो R1 डैश क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में जाके तो रेसिस्टेंस किसको लेके जा रहे हैं, R1 को लेके जा रहे हैं। तो R1 मल्टीप्लाइड बाय किधर लेके जा रहे हैं, सेकेंडरी साइड में, तो पहले सेकेंडरी साइड का टर्म लिखेंगे N2 और बाय N1 का होल स्क्वायर। अब जब प्राइमरी में रेफर कर रहे थे तो चूंकि प्राइमरी साइड में आ रहे थे तो पहले प्राइमरी का टर्म लिखे थे। उसी तरीके से रिएक्टेंस को रेफर करेंगे, रिएक्टेंस जब X1 को लेके जाएंगे सेकेंडरी में तो X1 डैश हो जाएगा। X1 मल्टीप्लाइड बाय जिस साइड में लेके जा रहे हैं तो सेकेंडरी में लेके जा रहे हैं तो उसको पहले लिखेंगे N2 बाय N1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों को रेसिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी में R2 प्लस R1 डैश को ऐड कर देंगे, रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी में X2 और प्लस X1 डैश को ऐड कर देंगे, और प्राइमरी साइड हटा देंगे, पूरे कोर को सेकेंडरी साइड में शिफ्ट कर देंगे। क्लियर है, तो वो बन जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी। Thank you.